तो प्रश्न ये है कि कौन सा एंजाइम, ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, ठीक है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है। देखो एंजाइम जो यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है यह एक ऐसा एंजाइम है जो कि वसा का जो है ना पाचन करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बात याद रखने वाला एक पॉइंट भी बनता है कि कौन सा एंजाइम जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है, यहाँ पर आमाशय जो है ना आपको याद रखना है। और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जैसे कि प्रोटीन के पाचन में जो कि क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में। चलिए यहाँ पे प्रश्न यह है कि सामान्य परिकुचन रक्तदाब कितना होता है, ठीक है, सामान्य परिकुचन रक्तदाब जो कि मानव का कितना होता है, ठीक है, रक्तदाब जो है ये कितना होता है। देखो ये रक्तदाब जो होता है ये कितना होता है, 120 mm होता है, कितना होता है, 120 mm होता है, ठीक है, 120 mm यानी कि कहने का मतलब 80 से 120 mm होता है, ठीक है, 80 से लेकर 120 mm तक होता है, ठीक है, जिसे आपको याद रखना। और रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं। देखो रक्तचाप मापने वाले यंत्र जो होता है उसको ये तो रक्तचापी मापी बोलते हैं, ये तो एस्फाइग्नो मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इसका नाम होता है रक्त को मापने वाला यंत्र का। चलिए अगला प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा जो कि भेजा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा जो है ये भेजा जाता है, तो ये जो है ना फ्लोएम के द्वारा ही भेजा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा भेजा जाता है, ये जो फ्लोएम के द्वारा जो कि भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, ठीक है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो है ये किस भाग में होता है, ठीक है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है, तो ये देखो जड़ में होता है, ठीक है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना ये जड़ में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा कि जड़ में जो कि वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, पौधा में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि कृत्रिम वृक्क किन अपवष्टि पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, ठीक है, रुधिर से अपवहन के द्वारा पृथक करता है। देखो ये पृथक जो करता है ये नाइट्रोजन, क्या जाएगा, ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगी जंतु है, मतलब ऐसा कौन सा जंतु है जो कि वो क्या है, उभयलिंगी है, ठीक है, ऐसा कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी है। देखो केचुआ, केचुआ जो होता है ना ये उभयलिंगी होता है, ठीक है, केचुआ जो है ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है, तो इसे आपको याद रखना कि केचुआ जो है ये उभयलिंगी होता है। और बात किया जाए देखो उभयलिंगी, उभयलिंगी जो है जीव या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न विभिन्न समयों पर जैसे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाओं को उत्पन्न करता है, ठीक है, एक ही साथ, जैसे केचुआ हो गया, स्पंज हो गया, टेप वर्म हो गया, जोंक हो गया, तो ये सभी भी जो कि होता है, तो इसे भी आपको याद रखना ये सभी भी जो कि एक लिंगी ही उभयलिंगी ही होता है, ठीक है, उभयलिंगी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है ये कैसे बना रहता है, कैसे बना रहता है। देखो ये बना जो रहता है ना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा बना रहता है, तो ये जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कि बना हुआ होता है, ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कि ये बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है, ठीक है, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब जो है ये लगभग कितना होता है। देखो ये लगभग जो होता है 120 से 120 से 80 होता है, कितना होता है 120 से 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव हृदय का औसत परकुचन दाब जो होता है 120 से 80 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 से 80 होता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि पौधा में शोषण क्रिया के अंतर्गत जैसे कि एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा जो कि यहाँ पर मुक्त होती है, एडीपी की टूटने से कितनी ऊर्जा जो कि मुक्त होती है। देखो यहाँ पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 के
मतलब जो है यहाँ पर केल्विन मोल, कितना केल्विन मोल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन जो होता है यह किस विधि से होता है। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन जो होता है, देखो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ये जो है मुकुलन के द्वारा होता है, हाइड्रा में प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हमारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यह है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी जो है ये क्या होता है। देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी जो होता है ना ये जल का वहन करता है। क्या करता है, जल का जो है ना, जल का, तो जल का जो है ये वहन करता है। ठीक है, पादप में एल्जाइम जाइलम उत्तरदायी जो होता है क्योंकि जल का ये क्या करता है, वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब है कि जल का क्या करता है, वहन करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है। मनुष्य में ब्रेक जो है एक तंत्र का भाग है जो कि वो किससे संबंधित है, जो कि वो जो है किससे संबंधित है। देखो मनुष्य में ब्रेक एक मतलब तंत्र का भाग होता है। ठीक है, जो कि हमारा किससे संबंधित होता है, ये जो है उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, ये जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब किसके माध्यम से निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर निकलता है, तो ये ऑक्सीजन जो किसके माध्यम से बाहर निकलता है। देखो ये ऑक्सीजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है किससे निकलता है, तो ये जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से क्या होता है, निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कि मैग्नीशियम जो है किस चीज़ में पाया जाता है। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना ये क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, जिसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है। ठीक है, कवक में पोषण की विधि जो है ये कौन सी होती है। ठीक है, पोषण की विधि, देखो पोषण की विधि जो होती है मृतजीवी होती है। क्या होती है, मृतजीवी होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यहाँ पर जो है मृतजीवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है कैसा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है ये कैसा रंग होता है। देखो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है ये हरा होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो ये जो है ना हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ये आपको याद रखना है कि ये कैसा रंग होता है, तो हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है कि हरा रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि टेनिन क्या है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। टेनिन जो है ना ये कहाँ पर जमा होता है। ठीक है, टेनिन जो होता है ये कहाँ पे जमा होता है, तो वृक्ष के छाल में होता है। कहाँ पे होता है, तो वृक्ष का जो छाल होता है ना वहाँ पर जाकर के जो है टेनिन जो है ये मुख्यतः क्या हो जाता है, तो जमा हो जाता है। ठीक है, टेनिन। चलिए अगला प्रश्न यह है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, जल जो है यहाँ पे ऊर्जा देता है। ठीक है, क्या करता है, जल जो है ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, और यह क्रिया जो है किसके द्वारा होता है। देखो यह क्रिया जो होता है ना ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, प्रश्न को फिर से यहाँ पे सुन लीजिएगा, हो सकता है कि टोटली प्रश्न जो है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो प्रश्न यह है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो वह क्रिया होती है। देखो यह क्रिया जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है
ये किस में पाया जाता है? देखो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है? कॉकरोच में। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो है ना कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है, कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि कॉकरोच में जो कि ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा कि कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ये क्या है? क्रियात्मक इकाई जो है ये क्या होगा? तो क्रियात्मक इकाई जैसे कि वृक्क नलिका, क्या हो जाएगा? वृक्क नालिका हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा? वृक्क नालिका हो जाएगा, ठीक है, वृक्क नालिका। कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है क्या होगा? तो वृक्क नालिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, ठीक है। पादप में फ्लोएम जो है उत्तरदायी है, मतलब किसके लिए उत्तरदायी है फ्लोएम? ठीक है, पादप में फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी होगा? तो ये भोजन संवहन के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है? तो ये जो है ना भोजन संवहन के लिए जो कि उत्तरदायी होता है, ठीक है। पादप में फ्लोएम जो है उत्तरदायी है, यह भोजन संवहन के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 22 नंबर, ठीक है, कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में जो है ये कौन सहायक होता है? ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में, देखो रक्त का थक्का बनाने में जैसे कि रक्त एक विषाणु होता है, ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में जो है यहाँ रक्त विषाणु जो कि सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आपको ये याद रखना है कि रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का जमने में सहायता कौन करता है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को जमने में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है, रक्त को जमने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये जो है ना हमारा विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, कौन सा विटामिन होता है? ये जो है विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के जो है रक्त को जमने में क्या करता है? तो सहायता करता है, विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न यह है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? ठीक है, कूटपाद जो होता है, कूटपाद ये जो है किस में पाया जाता है? कूटपाद जो है किस में पाया जाता है? वो कूटपाद जो होता है ना ये अमीबा में ही पाया जाता है, ठीक है, कूटपाद जो होता है ये अमीबा में पाया जाता है। चलिए तो देखो सभी प्रश्न को जो है ना आपको अच्छी तरह से जो है पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली जो है ये क्या होता है? मानव में डायलिसिस थैली जो है ये क्या होती है? मानव में डायलिसिस थैली जो होता है ये नेफ्रॉन का होता है। किसका होता है? ये नेफ्रॉन का होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का। मानव में जो है डायलिसिस थैली जो होता है ये नेफ्रॉन में होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन, ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, भोजन का पाचन जो है यह किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? भोजन का पाचन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? भोजन का पाचन जो है ये उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है, भोजन का पाचन जो होता है यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि भोजन का पाचन जो होता है ये कौन सी अभिक्रिया होता है? तो ये उपचयन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के दांत की सबसे बड़ी ऊपरी परत जो है क्या होती है? ठीक है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी परत को आपको बताना है, ठीक है। देखो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत को जो है ना हम लोग इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग इनामेल बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, इनामेल के साथ में, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, इनामेल के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ठीक है, ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से बना एक अणु होता है? ठीक है, ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से बना हुआ अणु होता है? अणु होता है, देखो 6 कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है, कितने कार्बन से बना हुआ होता है? ये देखो 6 कार्बन से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि 6 कार्बन से बना हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? ठीक है, डायलिसिस मशीन जो होता है ये किस तरीका से जो कि कार्य करता है?
ये जो है किस तरीका से कार्य करता है। देखो डायलिसिस मशीन जो होता है, डायलिसिस मशीन ये किस माध्यम से कार्य करता है, तो ये कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है। ठीक है, कृत्रिम वृक्क के माध्यम से जो कि ये कार्य करता है डायलिसिस मशीन। ठीक है, डायलिसिस मशीन जो होता है ये कृत्रिम वृक्क के माध्यम से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी है। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होगी ये आपको बताना है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी। देखो ये 8 से 10 मीटर कितना हो जाएगा, 8 से 10 मीटर जो कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है कि 8 से 10 मीटर जो कि आहार नाल की लंबाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधा में शोषण किस भाग में होता है। ठीक है, पौधा में शोषण जो है ये किस भाग में होता है। ठीक है, पौधा में शोषण जो होता है ना ये देखो प्रत्येक भाग में होता है। कहने का मतलब जड़ तना पत्ती प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, पौधा में शोषण जो है ये प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, पौधा में शोषण। चलिए अगला प्रश्न ये है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है देखो ये साफ जल में ही रहता है। ठीक है, किस जल में रहता है, ये साफ जल में रहता है। आपको याद रखना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ना वो साफ जल में ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि प्रोटोजुआ अपशिष्टि। ठीक है, प्रोटोजुआ अपशिष्टि पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो कि प्रोटोजोआ हो ये कैसे करता है। देखो ये जो होता है ना प्रोटोजोआ ये विसरण के माध्यम से करता है। ठीक है, किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से जो कि ये करता है। ठीक है, किसके माध्यम से करता है, तो ये ना आपको याद रखना है अच्छी से कि विसरण के माध्यम से जो कि ये हमारा करता है। ठीक है, विसरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य शोषण अंग कौन है। ठीक है, मनुष्य में मुख्य शोषण अंग जो है ये कौन सा है, मुख्य शोषण अंग। देखो मुख्य शोषण अंग जो होता है मनुष्य का फेफड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य में मुख्य शोषण अंग क्या है, कि देखो मनुष्य का मतलब मनुष्य जो है किसके द्वारा मतलब जो है शोषण करता है, तो ये फेफड़ा के माध्यम से करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और मछली जो होता है ना ये शायद गलफड़ के माध्यम से करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि वातपोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग जो है ये कौन सा है। ठीक है, वातपोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग जो होता है वो कौन सा अंग होता है। देखो वातपोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग जो होता है ये पत्ती होता है। ठीक है, कौन सा अंग होता है, तो ये जो है ना एक पत्ती अंग होता है। ठीक है, आपको याद रखना है पत्ती। चलिए अगला प्रश्न यह है कि यूरिया का निर्माण होता है ना, कि यूरिया का निर्माण जो है कहाँ पे होता है। देखो यूरिया का निर्माण जो होता है ना ये लीवर में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो यूरिया का निर्माण जो है ये लीवर में ही होता है। ठीक है, आपको याद रखना कि यूरिया का निर्माण जो होता है ये लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह और ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है। ये जो है किसे कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह और ब्लड बैंक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। देखो ये जो है ना पीलिया को कहा जाता है। ठीक है, पीलिया को कहा जाता है। आपको याद रखना है पीलिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।